हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो हमारा लास्ट सेशन में हमने बात की थी स्टमक के बारे में। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिस्टोलॉजी ऑफ गट। मैं आपको पहले हिस्टोलॉजी ऑफ गट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़ने हैं। देखो, उसमें एक ग्लैंड है जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, वो प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा में। अभी आपको पता ही नहीं है सब म्यूकोसा है क्या, इसी वजह से मैं आपको पहले हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ा रहा हूँ। या इंटेस्टाइनल फोल्ड्स हमें पढ़ने हैं। जब आपको म्यूकोसा ही पता नहीं है तो वो आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आज आपको पहले पढ़ा रहा हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट। देखो, जो गट होता है, गट हम किसको कहते हैं? पहले हम ये टर्म क्लियर करेंगे, गट हम किसको कहते हैं। बेटा, कोई भी पार्ट एलिमेंट्री ट्रैक्ट का या कोई भी पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम गट कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज नोन एज गट। और गट वॉल जो होता है उसमें 4 लेयर्स पाए जाते हैं, एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड दे आर serosa, second is muscular layer, and third is submucosa, and fourth is mucosa। देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। आउटर लेयर कौन है, दैट्स सिरोसा, और इनर मोस्ट लेयर कौन है, दैट्स म्यूकोसा। सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। देखो, जो सिरोसा होता है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। इसको हम और एक नाम देते हैं विसेरल पेरिटोनियम। विसेरल पेरिटोनियम बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, और एक नाम देते हैं इसको हम, दैट्स विसेरल पेरिटोनियम। और जो ईसोफेगस का सिरोसा होता है उसको हम सिरोसा नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो ईसोफेगस का बेटा सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है गट वॉल की, जो ईसोफेगस की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। किसको? सिरोसा को। ठीक है, बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की पहली लेयर। जो बेटा दूसरी लेयर होती है उसको हम मस्कुलर लेयर कहते हैं। मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर देखो, नाम से ही पता चलता है कि ये मसल्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ मसल्स। फर्स्ट पॉइंट, बनी होती है मसल्स की, और इसमें 2 मसल्स पाई जाती है। आउटर इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इनर जो पाई जाती है दैट इज सर्कुलर मसल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल। बट जब हम स्टमक में पहुंचते हैं तो वहां पे और एक मसल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओब्लीक मसल।
स्टमक में जब हम पहुंचते हैं वहां पे और एक मसल पाई जाती है जिसको हम ओब्लिक मसल कहते हैं। अगर ईसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में आर्डर बन जाता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है तो इनर सर्कुलर होती है। स्टमक में आर्डर क्या बनेगा, उसमें जो आउटर होती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, उसमें जो मिडल होती है दैट इज ओब्लिक मसल, एंड उसमें जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सर्कुलर मसल। ठीक है, सबसे अंदर जो होती है उसमें जो मिडल होती है उसमें दैट इज सर्कुलर मसल, और इनर जो होती है दैट इज ओब्लिक मसल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, मिडल सर्कुलर मसल एंड इनर ओब्लिक मसल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में बंच ऑफ नर्व फाइबर्स पाया जाता है। बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल में क्या पाए जाते हैं, बंच ऑफ नर्व फाइबर्स, और उस बंच ऑफ नर्व फाइबर्स को हम कहते हैं माइएंड्रिक प्लेक्सस। माइएंड्रिक प्लेक्सस, या और एक नाम हम इसको देते हैं दैट्स ऑरबैक्स प्लेक्सस। ऑरबैक्स प्लेक्सस। बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में एक बंच ऑफ नर्व फाइबर्स पाया जाता है, और इसी बंच ऑफ नर्व फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, माइएंड्रिक प्लेक्सस, या उसी बंच को हम और एक नाम देते हैं ऑरबैक्स प्लेक्सस। काम क्या होता है, यह हमें हेल्प करता है इंट्रिंसिक कंट्रैक्शन ऑफ गट। उसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक कंट्रैक्शन ऑफ गट। देखो, जो हमारा गट है वो कंट्रैक्ट 3 मैकेनिज्म के थ्रू करता है। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, और तीसरे को हम कहते हैं थ्रू हार्मोन्स। अगर हम यहां पर पर्टिकुलर स्टमक की बात करेंगे, 2 चीजें होती है वहां पे। जो ही खाना आता है किसमें, स्टमक में 2 चीजें होती है। एक उसमें रिलीज ऑफ जूस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, और कंट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से ही फूड डाइजेस्ट होगा। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या होता है, वो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म हम उस मैकेनिज्म जो खुद ब खुद कंट्रैक्शन आएगी स्टमक में, विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रेन, विदाउट द हेल्प ऑफ हार्मोन। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म वो कंट्रैक्शन जो खुद हो जाएगी स्टमक में। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं जो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन हो जाएगी कंट्रैक्शन। ठीक है, और हार्मोन्स, स्टमक एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं, उसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है। देखो, जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म जो खुद ब खुद कंट्रैक्शन उसमें होती है। देखो, जब स्टमक का वॉल स्ट्रेच होता है, जो ही स्टमक का वॉल स्ट्रेच होता है उसकी वजह से उसमें जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती है। जब मसल स्ट्रेच होती है तो उसकी वजह से ही माइएंड्रिक प्लेक्सस या ऑरबैक्स प्लेक्सस या बंच ऑफ नर्व फाइबर्स हम कह सकते हैं, वो स्ट्रेच होती है, तो उसकी वजह से ही कंट्रैक्शन आती है स्टमक में। पहले स्टमक देखो, स्टमक का वॉल जो ही स्ट्रेच हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, मसल स्ट्रेच हो जाएगी। जब उसमें मसल स्ट्रेच हो जाएगी तो उसमें नर्व प्लेक्सस या बंच ऑफ नर्व फाइबर स्ट्रेच हो जाएगी। जब बंच ऑफ नर्व फाइबर्स और वी कैन से माइएंड्रिक प्लेक्सस या ऑरबैक्स प्लेक्सस जो ही स्ट्रेच हो जाएगी तो उसकी वजह से ही कंट्रैक्शन आती है स्टमक में। बट वो कंट्रैक्शन सफिशिएंट नहीं होती हैं, वो कंट्रैक्शन सफिशिएंट नहीं होती हैं फॉर द मिक्सिंग ऑफ फूड विद दीज गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। वो सफिशिएंट नहीं होती है, उसकी वजह से कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होती है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की किसके साथ, फूड के साथ। और उसके बाद एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रैक्शन आती है एक नर्व के थ्रू जिसको हम वैगस नर्व कहते हैं।
वैगस नर्व के थ्रू कंट्रैक्शन आती है। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में वो मैकेनिज्म जिसमें ब्रेन के थ्रू कंट्रैक्शन होती है, एक नर्व के थ्रू जिसको हम वैगस नर्व कहते हैं, और उसी के थ्रू कंट्रैक्शन स्टोमक की होती है। और हार्मोन एक स्टोमक रिलीज करता है जिसको हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से भी कंट्रैक्शन स्टोमक में होती है। अब पूरा फूड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के साथ मिक्सड है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है अब वो मिक्सड है, पूरी कंट्रैक्शन हुई है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कंट्रैक्शन और थ्रू हार्मोन्स। ये था माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑरबैक्स प्लेक्सस। क्या काम होता है माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑरबैक्स प्लेक्सस का? ये हमें हेल्प करता है इंट्रिंसिक कंट्रैक्शन ऑफ गट में, खुद ब खुद जो कंट्रैक्शन होती है। एक्सट्रिंसिक कंट्रैक्शन, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या होता है, वो कंट्रैक्शंस जो होती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। और तीसरा मैकेनिज्म हार्मोन्स के थ्रू जो कंट्रैक्शन होती है, उसमें सिंपली स्टोमक हार्मोन रिलीज करता है, उसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है। तीसरा होता है दैट इज सबम्यूकोसा। ये थर्ड लेयर है सबम्यूकोसा। देखो सबम्यूकोसा में क्या क्या पाया जाता है, उसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यूज भी पाई जाती है, और नर्व फाइबर्स भी पाई जाती है। सबम्यूकोसा में भी बंच ऑफ नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, और उसको हम कहते हैं मिसिनर्स प्लेक्सस। मिसिनर्स प्लेक्सस या रिमैक्स प्लेक्सस, रिमैक्स प्लेक्सस। सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, बंच ऑफ नर्व फाइबर्स, और उसको हम कहते हैं मिसिनर्स प्लेक्सस या रिमैक्स प्लेक्सस। ये हमें क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करता है इंट्रिंसिक रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इंट्रिंसिक रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इंट्रिंसिक रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देखो जो ही खाना स्टोमक में आता है, स्टोमक स्ट्रेच होता है, ये मिसिनर्स प्लेक्सस या बंच ऑफ नर्व फाइबर्स या रिमैक्स प्लेक्सस भी स्ट्रेच होती है। ये स्टिमुलेट करती है किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, और उसी की वजह से ही जब ये स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, वहां पे रिलीज क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। देखो यहाँ पे कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं हुआ, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ये खुद ब खुद इस गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, और उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। और एक यहाँ पे देखो इंटेस्टाइनल दो ग्लैंड्स हैं, एक को हम कहते हैं ब्रुनर्स ग्लैंड और दूसरे को हम कहते हैं क्रिप्टस ऑफ लाइबर्कुन। ये हम जब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे वहाँ पे मैं भी पढ़ाऊंगा ये ब्रुनर्स ग्लैंड क्या है, क्रिप्टस ऑफ लाइबर्कुन क्या है। बट आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, जो ब्रुनर्स ग्लैंड होता है वो इसी सब म्यूकोसा में पाया जाता है, ब्रुनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड इसी सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं या इंटेस्टाइनल और एक ग्लैंड है जिसको हम क्रिप्टस ऑफ लाइबर्कुन कहते हैं, वो किस में पाया जाता है, वो म्यूकोसा में पाया जाता है। ये खाली एक्सेप्शन है, ब्रूनर ग्लैंड जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है, ये ही खाली एक एक्सेप्शन है जो किस में पाया जाता है, फाउंड इन सब म्यूकोसा। अब इसके बाद लास्ट लेयर है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। अब लास्ट लेयर है दैट्स म्यूकोसा। देखो जो म्यूकोसा है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है गट वॉल की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और इसमें 3 सब लेयर्स होती हैं। किसमें, म्यूकोसा में 3 सब लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा में, उसको हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा।
दूसरा लैमिनिया प्रोपेरिया, एंड थर्ड जो होती है इट्स एपिथेलियम। मस्कुलरस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपेरिया एंड एपिथेलियम। देखो जो मस्कुलरस म्यूकोसा होता है इसमें दो मसल्स पाई जाती है, एक आउटर इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल होती है और इसमें इनर सर्कुलर होती है। आउटर इसमें लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर इसमें जो होती है वो सर्कुलर होती है। बट लैमिना प्रोपेरिया में क्या होता है, इसमें लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो प्रोवाइड इम्यूनिटी करते हैं। एग्जाम्पल है पियर्स पैच, पियर्स पैच। लैमिना प्रोपेरिया में होता क्या है, इसमें लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो प्रोवाइड इम्यूनिटी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है यहाँ पे पियर्स पैच। और एपिथेलियम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है दैट्स एपिथेलियम। अगर हम एपिथेलियम इसोफेगस की बात करेंगे, इसोफेगस का जो एपिथेलियम होता है उसको हम कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्टमक में है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिथेलियम की ही होती है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एपिथेलियम की या म्यूकोसा की, अगर हम बात करेंगे, अगर हम स्टमक में देखेंगे म्यूकोसा फोल्ड्स बनाता है और उन फोल्ड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक रियोगी, गैस्ट्रिक रियोगी। स्टमक में फोल्ड्स बनाता है कौन, स्टमक में फोल्ड्स बनाता है ये म्यूकोसा। जो फोल्ड्स मैंने बात की थी स्टमक में, वो फोल्ड्स इसी म्यूकोसा के बने होते हैं और उन फोल्ड्स को हम गैस्ट्रिक रियोगी कहते हैं। अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पढ़ा, फिर भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें भी फोल्ड्स ये ही म्यूकोसा बनाता है। और वहाँ पे बट 3 टाइप्स के फोल्ड्स बनाता है, 3 टायर्स में वहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहला होता है उसको हम कहते हैं वैल्यूज ऑफ करकरिंग, या इसको हम और एक नाम देते हैं पैलिया सर्कुलैरिस, या इसको हम और एक नाम देते हैं वेलवेलिया कॉन्वेंटीज। वैल्यूज ऑफ करकरिंग पैलियक सर्कुलैरिस वेलवेलिया कॉन्वेंटीज। और दूसरी जो होती है वो होते हैं विलाई, और थर्ड जो होती हैं उसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। देखो 3 फोल्ड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पहला होता है उसको हम कहते हैं वैल्यूज ऑफ करकरिंग या पेलिया सर्कुलैरिस या वेलवेलिया कॉन्वेंटीज, और दूसरा विलाई और तीसरा माइक्रोविलाई। देखो जो ये वैल्यूज ऑफ करकरिंग होती है, हम जब म्यूकोसा पढ़ते हैं मैंने कहा कि उसमें 3 सब लेयर्स होती है, पहले मस्कुलरस म्यूकोसा, दूसरी लैमिना प्रोपेरिया एंड थर्ड एपिथेलियम। जो ये वैल्यूज ऑफ करकरिंग है इसमें तीनों सब लेयर्स पाई जाती है, मस्कुलरस म्यूकोसा भी, लैमिना प्रोपेरिया और एपिथेलियम भी। बट जो ही हम माइक्रोविलाई, जो ही हम विलाई पे पहुंचते हैं इसमें मस्कुलरस म्यूकोसा नहीं होता है, इसमें खाली लैमिना प्रोपेरिया होता है और एंड एपिथेलियम पाया जाता है। इसमें खाली लैमिना प्रोपेरिया पाया जाता है और एपिथेलियम, इसमें मस्कुलरस म्यूकोसा नहीं होता। बट जो ही हम माइक्रोविलाई के पास पहुंचते उसमें खाली एपिथेलियम होता है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसमें लैमिना प्रोपेरिया भी नहीं होता और मस्कुलरस म्यूकोसा भी नहीं होता। ये जो फोल्डिंग है ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा ये आपको समझाया कि किसमें कौन सी लेयर पाई जाती हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्डिंग्स है वो 3 टायर्स में प्रेजेंट होती है। बट और एक पॉइंट यहाँ पे हम नेकेड आई से खाली पहली वाली देख सकते हैं, वैल्यूज ऑफ करकरिंग पेलिया सर्कुलैरिस या वेलवेलिया कॉन्वेंटीज खाली हम आंख से देख सकते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई हम आंख से नहीं देख सकते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें तीनों सब लेयर्स जो म्यूकोसा के होते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपेरिया एंड एपिथेलियम, तीनों पाए जाते हैं। बट जो विलय होता है उसमें मस्कुलरिस म्यूकोसा एब्सेंट होता है, उसमें खाली लैमिना प्रोपेरिया और एपिथेलियम पाया जाता है। जो ही हम माइक्रोविलय के पास पहुंचते हैं तो उसमें खाली क्या होते हैं, एपिथेलियम प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और स्टमक में जो फोल्डिंग्स म्यूकोसा बना डालता है, जो स्टमक में फोल्डिंग्स होती है म्यूकोसा की, उनको हम गैस्ट्रिक रियोगे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, थैंक यू।